दोस्तों, यह कहानी प्रिया नाम की लड़की की है। वह दुल्हन बने बैठी अपने कमरे में पति का आने का इंतजार कर रही होती है। तभी उसका पति कमरे में दाखिल होता है। जब उसका पति उसके करीब जाता है और उसके घूंघट उठाने की कोशिश करता है तो थोड़ी सी सहम सी जाती है, मगर फिर भी उसका पति उसके घूंघट को उठाता है। और जैसे ही वह प्रिया को देखता है तो उसकी सुंदरता को देखकर दंग रह जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ या सचमुच में मुझे इतनी सुंदर पत्नी मिली है। वह उसकी सुंदरता पर इस कदर फिदा हो जाता है कि वो चाहता है कि एक टक उसे निहारता ही रहे। वह प्रिया को लेकर तरह तरह के ख्वाब सजाने लगता है और प्रिया के हाथ को अपने हाथ में लेकर चूम लेता है। प्रिया से कहता है, प्रिया, मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। अब हम अपनी जिंदगी की नई तरीके से शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। इस पर प्रिया कहती है, देखो जी, अगर आप मुझे खुश रखना चाहते हो तो ठीक है, मगर ये खुशी सिर्फ आज रात ही रहेगी, क्योंकि कल मैं आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। उसके बाद मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। यह सुनकर दीपक के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुहाग रात के दिन ही उसे इस तरह के शब्द सुनने पड़ेंगे। जिस दुल्हन को लेकर वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत का ख्वाब देख रहा था, उसका अंत तो आज ही होने वाला था। आखिर प्रिया ने ऐसा क्यों कहा कि आज रात जो मर्जी आप कर लो, लेकिन कल मैं आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। तो दोस्तों, इस कहानी को अगर पूरा जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के गांव की है, जहां पर प्रिया रहा करती थी। प्रिया की 3 और भी दोस्त थी। ये चारों लड़कियां एक साथ ही पढ़ने जाया करती थीं। अपने गांव से निकलकर उनको पढ़ने जाना शहर होता था, इसलिए चारों लड़कियां साथ में जाया करती थीं और वापस साथ में ही आया करती थीं। गांव से शहर जाने के बीच में एक नदी पड़ता था, जिसका नाम कुआनो नदी था। और उस कुआनो नदी पर एक बहुत ही खूबसूरत पुल बना हुआ था। उस पुल की खासियत यह थी कि जो भी व्यक्ति उस पुल से खड़ा होकर नीचे की ओर देखता तो प्रकृति का अद्भुत नज़ारा दिखता था और बहुत ही आनंद आता था। इसलिए जो लोग भी उस पुल से गुजरते थे वो थोड़ी देर रुककर उस आनंद को जरूर लेते थे। कुछ लोग तो वहाँ सेल्फी भी लिया करते थे और कुछ लोग यूं ही सुकून के लिए रुक जाते थे। उस नदी में बहुत सारे मछुआरे मछली भी मारा करते थे। एक दिन जब चारों लड़कियां स्कूल से वापस आ रही थीं तो वहाँ देखती हैं कि कुछ मछुआरे मछली मार रहे हैं। उसी में से एक लड़का है जिसका नाम रवि होता है, वह भी मछली मार रहा था। रवि की खासियत यह थी कि वो सबसे ज़्यादा मछली पकड़ा करता था। दोस्तों, प्रिया जब रवि को मछली मारते देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मछली मारना प्रिया को भी बहुत पसंद था। तभी प्रिया रवि के पास जाती है और कहती है, मुझे भी आज मछली मारना है। तो वो कहता है, कहाँ आप मछली मारोगी, आप पढ़ने वाली लड़की हो और मैं कहाँ मछुआरा, आप यह काम नहीं कर सकती। लेकिन जब प्रिया जिद करने लगती है तो वो कहता है, ठीक है, तुम थोड़ी देर रुको, जैसे ही मछली फंसेगी मैं तुम्हें बोलूँगा और तुम इसे खींचना। थोड़ी देर में ही रवि के कांटे में मछली फंस जाती है तो प्रिया खींचने लगती है, मगर मछली कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है, जिसकी वजह से प्रिया अकेले खींच नहीं पाती है। इस पर रवि से कहती है, रवि, तुम भी मेरी मदद करो खींचने में, नहीं तो तुम्हारी मछली भाग जाएगी। रवि और प्रिया दोनों मिलकर मछली को पकड़ लेते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। इसके बाद प्रिया को बहुत ही मज़ा आता है इस मछली को पकड़ने में। रवि को शुक्रिया कहकर प्रिया घर चली जाती है। इधर प्रिया घर तो चली जाती है, मगर जो रवि होता है वह उसके ख्यालों में ही खो जाता है। उसे बार बार प्रिया की याद आती है। अब वह प्रिया को अपने ख्वाब में भी देखने लगता है। वह अपना ज़िंदगी प्रिया के साथ शुरू करने की भी सोच लेता है। यूँ कह लें कि रवि अब मन ही मन प्रिया को चाहने लगा था। अब अगले दिन वह सुबह सुबह ही मछली मारने उस पुल पर चला जाता है। तभी चारों लड़कियां पढ़ते जाते हुए उस पुल को पार करती हैं तो देखती हैं कि रवि आज सुबह सुबह ही मछली पकड़ने आ गया है। यह देखकर प्रिया कहती है, क्या बात है रवि, आज तो बड़ा तुम सुबह ही मछली पकड़ने आ गए।
यह सुनकर रवि कहता है, हाँ मैंने सोचा कि आज जल्दी जाऊंगा तो ढेर सारी मछलियाँ पकड़ कर लाऊंगा, इसलिए मैं सुबह सुबह ही यहाँ आ गया हूँ। इतना सुनने के बाद प्रिया मुस्कुराती है और कहती है, देखो जब मैं शाम को लौटूँ तो तुम यहीं रहना और फिर मेरे साथ मछलियाँ पकड़ना। रवि उसकी बात सुनकर कहता है, ठीक है, तुम आओगी जब तक मैं यहीं रहूँगा। वो तो यहाँ आया ही था प्रिया के लिए, क्योंकि रवि को पहली बार प्रिया के स्पर्श ने झकझोर के रख दिया था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उत्पन्न हो गई थी। जब स्कूल से वो चारों लड़कियां लौट कर पुल तक आती हैं तो प्रिया झट से रवि के पास जाती है और कहती है, आज मैं मछली निकालूंगी, तुम बताओ किस कांटे में मछली फंसी है। फिर वह कांटे को पकड़कर बारी बारी से 2-4 मछलियाँ निकाल देती है। मछली पकड़ने के बाद प्रिया बहुत खुश होती है और फिर वहाँ से घर जाने लगती है। तब रवि कहता है कि यह मछली तुम लेती जाओ, क्योंकि ये मछली तो तुमने ही पकड़ा है। इतना सुनने के बाद प्रिया कहती है, अगर मैं मछली लेकर ऐसे ही घर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। अगर तुम्हें मछली खिलाना ही है तो उसे बनाकर मुझे खिला देते। अगले दिन जब कॉलेज से चारों लड़कियां पुल पर आती हैं तो रवि उन चारों को मछली खाने को देता है। यह देखकर वो चारों सहेलियां कहती हैं, अरे तुम तो सच में मछली ताल कर ले आए, हम लोगों ने तो मजाक किया था। इस पर रवि कहता है, कोई बात नहीं, अब मैं मछली बनाकर ला दिया हूँ तो तुम लोग इसे खा लो। यह सुनकर प्रिया कहती है, अरे अगर हम यहाँ मछली खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे। इस पर रवि कहता है, कोई बात नहीं, हम यहाँ नहीं खाएंगे, हम पुल के नीचे चलते हैं, वहीं बैठकर खाएंगे। चारों लड़कियां रवि के साथ वहाँ बैठकर मछली खाने लगती है। मछली खाने के बाद वो घर को चल देती हैं। रास्ते में प्रिया की दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहती हैं, तुम मानो न मानो प्रिया, वो लड़का तो बहुत ही तुम्हें प्यार करता है और मानता भी बहुत है। देखो ना कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए वो मछली लेकर आया था। इस पर प्रिया कहती है, देखो ऐसे नहीं बोलो, मैं तो मछली खा भी नहीं रही थी, तुम ही लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे मछली खिलाई। अब जो उसकी दोस्त मजाक में कही थी वही बात अब उसके मन में चलने लगता है और वह मन ही मन रवि को चाहने लगती है, उसे पसंद करने लगती है। क्योंकि रवि मछुआरा था लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। कुछ मुलाकातों में ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं। अब वो हर रोज़ पुल के पास तो मिलते ही हैं, मगर उसके अलावा वो कहीं कहीं और भी मिला करते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे का नंबर लेते हैं और फ़ोन पे भी बातें करने लगते हैं। इस बात की जानकारी जब प्रिया के घर वालों को चलती है तो पूरे परिवार में खलबली मच जाती है, क्योंकि जो रवि था वो एक मलाह जाति का था और जो प्रिया थी वह एक दबंग परिवार की थी, प्रिया सिंह। क्योंकि उसके घर में अधिक लोग ठेकेदार थे, यानी कि पापा ठेकेदार थे, चाचा ठेकेदार थे और कुछ रिश्तेदार थे जो अधिकारी भी थे। एक दिन जब रवि मछली मार रहा था तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और उसे लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया। वो बहुत ही बेरहमी से उसे मारे जा रहे थे। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग अचानक उसे मार क्यों रहे हैं। मारते हुए एक शख्स ने कहा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा इश्क का बुखार चढ़ा है, आज हम तुम्हारा सारा बुखार उतार देते हैं। इतना बात सुनते ही रवि को समझ में आ जाता है कि आखिर वो लोग उसे क्यों मार रहे हैं। वो लोग मारने के बाद घर चले जाते हैं और इधर रवि जो होता है वो भी अपने घर आ जाता है। अब इधर प्रिया को घर से निकलना भी मना कर दिया गया था। कुछ दिन तो दोनों तड़पते रहे एक दूसरे से मिलने के लिए, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से दोनों पुल के पास मिलने चले जाते हैं। वो जैसे ही पुल के पास मिल रहे होते हैं तभी कुछ गुंडे वहाँ आ जाते हैं और सोनू को बुरी तरह से पिटना स्टार्ट कर देते हैं। रवि को पिटता देखकर सारे मछुआरे भाग जाते हैं, मगर जो प्रिया थी वो नहीं भागती, वह उसका बचाव करती रहती है। गुंडे बुरी तरह से मार रहे होते हैं और प्रिया उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। लेकिन जब रवि को लगता है कि ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे तो वह नदी में कूदकर अपनी जान बचाता है। इस तरह तो दोनों एक दूसरे से कुछ दिन तक अलग रहते हैं और मिलने की कोशिश तक नहीं करते। अब घर वालों को लगता है कि ये लोग शांत हो गए हैं। इसी बीच प्रिया एक दिन रवि से मिलने जाती है और कहती है कि ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और ना ही एक होने देंगे, इसलिए बेहतर ये होगा कि चलो हम एक दूसरे से शादी कर लें। इतना सुनकर रवि और प्रिया दोनों ही एक मंदिर में जाते हैं और चुपके से दोनों अपनी सहमति से शादी कर लेते हैं। जब इस बात की जानकारी प्रिया के घर वालों को होती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जाहिर नहीं करते। वह शांति से इस मामले को सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता हो चुका था कि अब किसी भी कीमत पर प्रिया रवि को भूलने वाली नहीं है। तभी एक दिन
जब रवि मछली मार रहा होता है तो कुछ गुंडे जाते हैं और उसे बुरी तरह से पीटते हैं। पीटने के साथ साथ उसे थाने ले जाते हैं और उस पर मुकदमा दर्ज करा देते हैं चोरी और छेड़खानी को लेकर, जिसके बाद रवि को 3 महीने का सजा हो जाता है। इन्हीं 3 महीनों के अंदर ही प्रिया की शादी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के अभय सिंह के साथ तय कर दी जाती है और जल्दी ही उन दोनों की शादी हो जाती है। इस शादी से प्रिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शादी के बाद प्रिया ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद सुहाग रात के दिन जब उसका पति उसके करीब आकर उसका घूंघट उठाता है और उसकी सुंदरता का तारीफ करता है तो लेकिन उसकी तारीफ सुनकर भी प्रिया खुश नहीं होती है। वह साफ साफ कहती है, देख लो, आज रात जो मर्जी है कर लो, कल मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। और हाँ, एक बात मेरी मान लेना, जब मैं ना रहूं तो मेरी लाश को मेरे मायके जरूर पहुंचा देना। इतना सुनने के बाद अभय उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, मगर प्रिया उसकी कोई बात नहीं मानती है। वह कहती है, जो करना है आज कर लो, क्योंकि कल का दिन मेरा आखिरी दिन होगा। इतना सुनने के बाद अभय गुस्सा हो जाता है और कहता है, शादी कोई मजाक नहीं है जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो। तुम्हें तो रहना मेरे साथ ही होगा। अब चाहे तुम हंस के रहो या जैसे रहो, लेकिन रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है। इतना कहने के बाद अभय कमरे से बाहर चला जाता है और कुछ मिनट के बाद जब कमरे में आता है तो उसके साथ रवि भी होता है। रवि की आवाज़ सुनकर प्रिया दंग रह जाती है। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर रवि बाहर कैसे आ गया। यह तो जेल में था और आज यहाँ मेरे सामने खड़ा है। वह अभी कभी अपने पति को देखती है तो कभी रवि को। यह सब देखने के बाद अभय कहता है कि देखो प्रिया, तुम्हारा रवि आ गया है। तुम्हारा रवि सुनते ही प्रिया खुशी से उछल पड़ती है और वह खुशी के मारे जाकर रवि के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। प्रिया को यह सब ख्वाब जैसा लग रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में रवि उसके सामने है। उसे लगने लगा कहीं फिर से कोई खेल तो नहीं खेला जा रहा है मेरे साथ। कुछ पल के लिए प्रिया सोच में डूब जाती है, मगर तभी अभय कहता है कि तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं हो रहा है, बल्कि सच में तुम्हारा रवि तुम्हारे पास ही आ गया है। इतना कह ही रहा था कि कुछ रिश्तेदार भी वहाँ आ जाते हैं, यानी कि प्रिया के घर वाले भी वहाँ आकर तालियां बजाने लगते हैं। यह देखकर प्रिया दंग रह जाती है। इसके बाद अभय सारी कहानी प्रिया को बताने लगता है। वो कहता है कि जिस दिन मैं बारात लेकर तुम्हारे घर जा रहा था, उसी दिन जमानत पर छूटकर रवि अपने घर जा रहा था। जब रवि घर आ रहा था तो रास्ते में मेरी गाड़ी देखी और गाड़ी पर तुम्हारा नाम देखा और साथ साथ में एड्रेस भी देखा और वो डायरेक्ट ही मेरे पास आ गया। प्रिया, तुम्हें बता दूं कि रवि मेरा बचपन का दोस्त है। हम दोनों एक साथ ही कॉलेज तक पढ़े हैं। अभय जैसे ही रवि को देखता है तो वो सन्ने रह जाता है, क्योंकि उसने रवि को शादी में बुलाया नहीं था। ऐसा नहीं कि वो बुलाना नहीं चाहता था, बल्कि वो भूल गया था। लेकिन जब अपने दोस्त को अपने पास खड़ा देखता है तो वो खुशी से झूम उठता है। कुछ वक्त दोनों साथ में बैठकर खाते हैं और कुछ बातें करते हैं। इस बीच अभय महसूस करता है कि रवि बहुत ही उदास है। तब रवि से पूछता है कि तुम इतने उदास क्यों हो। ये पूछने पर रवि सारी कहानी अपनी बताता है। सारी कहानी बताने के बाद रवि कहता है कि मैं प्रिया के बगैर जी नहीं सकता। हो सके तो प्रिया से मिलाने में मेरी मदद कर दो। मगर तभी अभय कहता है कि मैंने उसको तस्वीर में देखा है और उसी दिन से मैं भी उससे प्यार कर बैठा। अगर तुम सच में दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुमने शादी क्यों नहीं की। इस पर रवि कहता है कि मुझे बहुत ही बेरहमी से मारा गया प्रिया को भूलने के लिए, उसकी ज़िंदगी से दूर जाने के लिए। यहाँ तक कि मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगाकर मुझे सज़ा भी दिलाया गया। जब मैं सज़ा काट रहा था तभी मुझे एक लेटर मिला था। उसमें लिखा था मेरी शादी कहीं और तय हो गई है और मेरी शादी हो रही है, मगर मैं कहीं भी रहूं, मैंने तो तुमसे ही शादी किया है और मुझे जीना मरना तुम्हारे ही साथ है। अब परिवार की मान मर्यादा के चलते मैं कहीं और शादी करने को तो तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इनकी इज्जत उछले। मगर मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी रहूँगी, क्योंकि मैं जिस रात शादी करके जाऊँगी वह रात मेरी आखिरी रात होगी, क्योंकि जिससे शादी हो रही है उसका अधिकार मुझ पर उस रात होगा और मैं उसे रोक भी नहीं पाऊँगी। लेकिन अगली सुबह मैं जिंदा भी नहीं रहूँगी। जैसे ही यह लेटर सोनू को पढ़ने को मिलती है, वो भागा भागा अभय के पास चला आता है। अब इस सारी बात को जानने के बाद अभय थोड़ी देर तो चुपचाप बैठा रहता है। उसके बाद अपने पिता को बुलाता है और सारी घटना
के बारे में बताता है। अब यह सुनने के बाद उसके पिता भी चुपचाप बैठ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर आगे क्या किया जाए। कुछ देर के बात विचार के बाद वो नतीजे पर पहुंचते हैं कि शादी जैसे हो रही है वैसे ही होने देते हैं और उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि अगर प्रिया के घर वालों को इसकी जानकारी हो गई कि फिर से रवि आ गया है उसकी ज़िंदगी में, तो इस बार वो रवि को नहीं छोड़ेंगे, उसकी जान ही ले लेंगे। अब अभय कहता है कि देखो रवि, अब तुम्हें अपने गांव जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर रुको और हम शादी करके प्रिया को अपने घर लाते हैं। और प्रिया को मैं पूरी तरह से अपनी दुल्हन बनाने की कोशिश करूँगा और मैं पूरी तरह से उस पर दबाव डालूंगा कि वो मेरी दुल्हन बन जाए। लेकिन अगर वह इसके बाद मेरी दुल्हन बनने को तैयार नहीं होती तब तो तुम्हारी जीत है। अब अभय शादी करके प्रिया को अपने घर लाता है और सुहागरात के दिन उसकी भरपूर तारीफ करता है, उसे अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश करता है। मगर इसके बाद भी प्रिया साफ साफ कहती है, देख लो आज रात जो मर्जी कर लो, कल मेरी लाश को मेरे मायके पहुंचा देना। प्यार से प्रिया को बहुत ही लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन जब प्रिया नहीं मानती तो वह नफरत भरी शब्दों से को भी इस्तेमाल करता है। लेकिन प्रिया फिर भी नहीं मानती तो वह अभय समझ जाता है कि यह सिर्फ रवि से ही प्यार करती है और फिर रवि को उसके सुहागरात वाले कमरे में लेकर आता है। अब रवि और प्रिया एक हो जाते हैं। यूँ कह लें कि रवि और प्रिया की मिलन हो जाती है। उन दोनों को एक करने में अभय का बहुत बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या अभय ने सही किया अपनी पत्नी को उसकी प्रेमी से मिलाकर। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।